हिजाब को लेकर अदालत का ऑर्डर कक्षा की, जी हां, कक्षा में ना हिजाब ना भगवा की लड़ाई सड़क पर उतर आई। सड़क ही नहीं, सरहद पार भी, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। हिजाब पर जोर आजमाइश का दौर बढ़ता जा रहा है। नए नए किरदार सामने आने लगे हैं। भारत के स्कूलों में हिजाब होगा या नहीं, इसमें अब पाकिस्तान जैसे देश भी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। यानी वो मुल्क जहां लड़कियों के अधिकारों का कोई हिसाब नहीं, बेटियों को कोई हक नहीं, वो भी दखलंदाजी कर रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इमरान के देश में किस तरह महिलाओं के हक को कुचला जाता है। पाकिस्तान न सिर्फ इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए साजिश भी रच रहा है। अमेरिका ने भी हिजाब मसले में कूदने की कोशिश की है। विदेशी मुल्कों के भारत के आंतरिक मामले में दखल की कोशिश के बीच सरकार ने इन देशों को आईना दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया, इस मामले में किसी भी देश की प्रायोजित टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजाब पर भारत में अंदर से बाहर तक उथल पुथल मची है। अपने मेहमानों से बात करें, उनसे चर्चा करें, बहस करें, लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद। देश भर में शुरू मजहबी फसाद। हिजाब मामले में पाकिस्तान कूदा। नापाक मुल्क को हिंद ने ठोका। हिजाब पर विवाद ही विवाद हो रहा है। एक स्कूल में हिजाब पहने हुई लड़कियों को क्या रोका गया, पूरे हिंदुस्तान में मामला गूंजने लगा। हिजाब को मुस्लिम लड़कियों का हक बताया गया। धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का रोना रोया जाने लगा। राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाने लगी। धार्मिक संगठन भी मामले में कूद पड़े। मतलब जिसको जैसा लगा उसने हिजाब मामले को वैसे लपक लिया। जिसका असर ये हुआ कि देश भर में आक्रोश की आग फैल गई। कर्नाटक के उडुप्पी से शुरू हुए विवाद की जद में आज पूरा देश है। मालेगांव, जयपुर, दिल्ली, प्रयागराज, अलीगढ़, लुधियाना में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। असर ये हुआ कि इस मामले में वो मुल्क भी कूद पड़े जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका सरकार में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत रशद हुसैन ने हिजाब मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया, अपनी मजहबी पोशाक पहनना भी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। कर्नाटक सरकार को मजहबी पहनावे की अनुमति निर्धारित नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आजादी का हनन है और महिलाओं एवं लड़कियों के लिए खास धारणा बनाती है और उन्हें हाशिए पर धकेलती है। रशद हुसैन का ट्वीट हिजाब के नाम पर लड़कियों की धार्मिक आजादी की वकालत करता है, उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश जान पड़ता है। मगर ये किसी भी आम इंसान की समझ से परे है कि आखिर हिजाब कैसे लड़कियों या महिलाओं को हाशिए पर धकेलने से बचाता है। इस बीच हिजाब पर सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आईबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन के जरिए भारत में हिजाब रेफरेंडम करवाकर अराजकता फैलाने की साजिश रच रही है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए वेबसाइट बनाई। इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरुपतवंत सिंह पन्नू से आईएसआई ने वीडियो जारी करवाया। आईबी ने जानकारी दी कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिजाब रेफरेंडम एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा सकती है।
अंदरूनी मामले में विदेशी हस्तक्षेप की कोशिशों और साजिशों के बीच भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस मामले में अन्य देशों को दखलंदाजी न करने को कहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक ट्वीट में कहा गया कि कर्नाटक राज्य में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति ऐसे संदर्भ हैं जिनमें मुद्दों को माना जाता है और हल किया जाता है। जो भारत को अच्छी तरह से जानते हैं वो इन वास्तविकताओं की उचित सराहना करेंगे। ऐसे में भारत के आंतरिक मामलों पर किसी भी देश की प्रायोजित टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बहुत दुख की बात तो यह है ही, लेकिन ये जंग है। ये जंग अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। पहले सेनाएं लड़ती थी, अब ये अंदर घुस के सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अलग अलग आर्टिकल्स आएंगे अखबार में। आप देखिएगा कि अब बात उठ के स्कूलों में, कॉलेज में और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उसके बाद दूसरे देशों से लोग लिखेंगे भारत के बारे में, भारत की सरकार के बारे में, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे टूल किट हैं, तो इसमें आप सब जो देख रहे हैं, आप सब शामिल हैं इसके अंदर। तो आपकी जो ताकत है वो इसमें जुड़नी बहुत ज़रूरी है। तुरंत बंद करवाइए, तुरंत इसके खिलाफ लिखिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे लिखे, कहीं पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इधर कर्नाटक में 14 फरवरी से 9वीं और 10वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। हिजाब विवाद न बढ़े, इसके लिए प्रशासन के अधिकारी स्कूल कैंपस का दौरा करेंगे। इस दौरान वो छात्रों के पेरेंट्स से भी मिलेंगे, यानी प्रशासनिक स्तर पर मामले को बढ़ने से रोकने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। हिजाब पर भारत सरकार के रवैये से साफ है कि सरकार हिजाब के नाम पर हर साजिश को जड़ समेत उखाड़ देगी, और जहां तक बात नागरिकों की धार्मिक आजादी की है तो उसकी रक्षा में समझौते से कभी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी आप सुन रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौर को, जो कह रहे थे ये टूल किट है, हिजाब का टूल किट। लेकिन बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क जिसको बड़ी बेचैनी है, भारत में कुछ भी होता है तो वहां की संसद पर मेजें या तो थपथपाई जाती हैं या चिंता जताई जाती हैं। अपने गिरबां में झांक के नहीं देखते। लेकिन वहां की एक पाकिस्तानी एंकर, जी हां, बेबाक पाकिस्तानी एंकर हिजाब पर क्या कहा, इमरान सरकार को दिखाया आईना, भारत के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी पर दिखाया आईना। पाकिस्तान में लड़की जय श्री राम बोली तो जिंदा ना बचती। जी हां, पाकिस्तानी एंकर का कहना। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर आरजू काज़मी ने क्या कहा। यही चीज पाकिस्तान में हुई होती और जय श्री राम के या ये किसी इस तरह का कोई नारा अगर किसी हिंदू लड़की ने लगा दिया होता तो क्या हमारे यहाँ के लोग उसको छोड़ देते? क्योंकि हमने देखा है, आसिया बीबी का केस भी देखा है और दूसरे ब्लास्फेमी लॉज के केसेस भी हमारे सामने हैं। तो जैसे हमने अभी देखा, इसमें कोई दूसरी लड़की नजर नहीं आ रही। कॉलेज में एक ही लड़की पढ़ती है क्या? जी हाँ, आरजू अकेली नहीं है। आरजू नहीं, वहां की एक और टीवी एंकर आलिया ने भी कुछ इसी तरह से बयान दिया। जी हाँ, अगर जय श्री राम कोई लड़की, हिंदू लड़की अगर पाकिस्तान की सरजमी पर कहती तो जिंदा ना बचती, यानी कि कत्लेआम हो जाता। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर विदेश मामलों के जानकार आपको सुनकर हैरानी होगी कि हिजाब मामले में आज त्रिपाठी साहब को क्यों निमंत्रण देकर बुलाया गया है। आग्रह के साथ त्रिपाठी साहब, जी हां, वो इसलिए क्योंकि हिजाब में आप देखिए पाकिस्तान और अमेरिका की एंट्री हो गई है। मसला भारत का है। कर्नाटक को लेकर शुरू हुआ हिजाब विवाद अब लोगों के हाथ में एक शस्त्र की तरह, वेपन की तरह, नाटक की तरह एक आइटम ऑब्जेक्ट मिल गया है। जेके त्रिपाठी साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बरखत रेहान। जी हां, बरखत रेहान को आप लगातार देखते सुनते रहे होंगे कि ये बेबाकी से पुरुषों के पक्ष को लेकर, जी हां, उनकी पक्षधर दिखाई देती हैं और पुरुषों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। बरखा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कानून के दांवपेच को बहुत करीब से जानने, समझने और समझाने की कुव्वत रखने वाली ऐसी अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल हमारे साथ हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में, जी हां, हिजाब पहनकर बैठी सामाजिक कार्यकर्ता शबीना खान।
जी हां, शबीना खान जी हां, इस समय हिजाब को लेकर बढ़ चढ़कर अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल बेबाक और मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं। लेकिन हाँ, हिजाब मसले को लेकर जुबानी जहर भी सामने आना लगा है। शबीना, मेरा पहला सवाल आपसे, अलीगढ़ की एक समाजवादी पार्टी की नेत्री कहती हैं हिजाब और आंचल पर अगर हमला किया तो हाथ काट देंगे। हिजाब की लड़ाई हाथ काटने पर कैसे आ सकती है? शबीना, देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि इस बारे में कोई विवादित बयान कोई दे रहा है या किस तरीके का बयान दे रहा है, लेकिन हाँ, बात यह है कि अगर आप रास्ते में भी चल रहे हो और अगर लड़की पर कोई हाथ उठा दे, कोई भी धर्म की लड़की कोई भी हो, तो हाथ तो वाकई काट देना चाहिए, क्योंकि महिला के ऊपर हाथ उठाना सरासर गलत है। वो महिला है, वो लड़की है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आपके परिवार में जो रहता है, आपके परिवार में आपके साथ या आपके देश में जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी महिलाएं आपकी बहन, बेटी और माओ से कम नहीं हैं। तो अगर कोई उंगली उठाएगा तो उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई आपका सर से हिजाब खिसका नहीं सकता, उतार नहीं सकता। और हाथ काटने की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, हमारा कानून है, कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, कानून जो सजा देगा उसको हम मानते हैं। खैर, ये विवादित बयान के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, न मैं चाहती हूँ कि कोई इस तरह का विवादित बयान दे, क्योंकि हमारे देश में कानून है और कानून अच्छी तरह काम करता है। जी हाँ, कानून है और कानून अच्छी तरह काम करता है, लेकिन कानून हाथ में लेने की एक जो ढर्रा सा बन चुका है। जी हाँ, कानून हाथ में ले लो, जो मुंह में आए कह दो, हाथ काट देंगे, सिर कलम कर देंगे। शबीना, ये एक फैशन सा बन चुका है। हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शबीना, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि हमारी बहस का ये पहला पड़ाव है और सारे मेहमानों के पास जाना ये मेरे बहस की यानी कि इंडिया का सवाल की एक परंपरा सी है। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास इसलिए आना चाहूंगा, भारत विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान बंदर की तरह जी अब बंदर कुदनी करता दिखाई दे रहा है। वहां की संसद में इसको लेकर यह कहा जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत में जी हां, मुस्लिम महिलाओं के साथ हिजाब की आड़ में बर्बर सलूक हो रहा है। त्रिपाठी साहब, मैं नहीं समझ पा रहा, पाकिस्तान को कैसे पता चल रहा है? प्रदर्शन, आंदोलन, ये सब देख रहे हैं। लोकतंत्र का, स्वस्थ लोकतंत्र का नमूना भारत से बेहतर दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है मनीष जी कि पाकिस्तान की सरकार को चीन का पता नहीं है, जिसने 2017 में हर प्रकार के हिजाब, नकाब और बुर्का पर पाबंदी लगा। वहां के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये चीन की बाकायदे उनके स्टेटेड पॉलिसी में है और भारत में कहा जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो अपने घर को नहीं देख रहे हैं। मैं इस मामले में ओवैसी साहब का बहुत समर्थक हूं कि उन्होंने साफ साफ कहा पाकिस्तान से कि देखिए, आप अपने घर को संभालिए, हमारे घर को रहने दीजिए, हम अपने घर की वो चिंता खुद कर लेंगे। तो ये जो है, ये एक वहां नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जबरदस्ती, और जबकि हालत ये है कि देखिए 18 ऐसे मुल्क हैं, ऑफ कोर्स ज्यादातर उसमें यूरोपियन मुल्क हैं, जिन्होंने नकाब या हिजाब को पाबंदी लगा रखी है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सीधी चीज, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं शबीना जी की बात से सहमत हूँ। ये नकाब लगाएं, हिजाब लगाएं या बुर्का पहने या कोई भी कपड़ा पहने, ये महिलाओं का अपना व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि उनको इस पुरुष प्रधान समाज, इस सत्तात्मक समाज में जो पुरुष ने कह दिया, जो मुल्ला ने कह दिया, मौलवी ने कह दिया, जो पिता ने कह दिया, वही करना है। एक चीज। दूसरी चीज ये भी मैं करना चाहता हूँ, इसके साथ ही कुछ जगह ऐसी जहां आप हिजाब या नकाब नहीं पहन सकते। देखिए, हिजाब मेरे ख्याल से शाइस्ता मानेंगी और शबीना जी भी, हिजाब जो है वो छाती को ढकने की बात, चेहरे की नहीं, चेहरे को ढकता है नकाब। तो जब तक आपका चेहरा खुला हुआ है, तब तक न कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, न कोई परेशानी है, उसमें कोई किसी को शंका नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप सब कुछ ढक लेते हैं, सिर्फ आंखें दिखती हैं
उससे ये पता नहीं चलता कि कौन सीधा है, कौन शरीफ है और कौन आतंकवादी बंद है। एक चीज। दूसरी चीज पाकिस्तान में मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान, वहां की एक राइटर हमीदा दुर्रानी ने लिखी था माय फ्यूडल लॉ। उन्होंने पाकिस्तान के अपने अनुभव पे लिखी थी। उन्होंने पाकिस्तानी से शादी की और उन्होंने लिखा कि उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने की जरूरत थी, तो उनके खाबिद स्टूडियो में और उनका पहना के उनको फोटो खिंचाई। रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान से निकल के अपने और के साथ की थी दूसरी, तो वहां उन्हें रोक लिया, ये किसका पासपोर्ट, क्योंकि चेहरा तो पासपोर्ट में अगर आपने बुर्का रहा है। तो मैं ये कहता हूं चेहरा दिखता रहे, परेशानी नहीं होनी। आखिर हम सिर्फ बच्चे जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में पहन क्या सकते वो। जी त्रिपाठी साहब, ये अदालत में ये मामला लंबित है और सर्वोच्च अदालत ने जब उनकी देहरी पर ये मसला पहुंचा तो अदालत ने कह दिया कि हम नजर बनाए रखें, लेकिन ये क्षेत्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय बनाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है। त्रिपाठी साहब, आता हूं, हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी हैं। शाइस्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या हिजाब इस्लाम के चिन्ह का हिस्सा है? क्या इस्लाम में हिजाब या बुर्के के लिए कोई आयत लिखी हुई है? शाइस्ता जी। जी हेलो जी जी, मेरे से सवाल ही हो रहा था जी। शाइस्ता जी के पास हम जाएंगे। इस वक्त कनेक्शन को लेकर यानी कनेक्टिविटी को लेकर दिक्कत है। हमारे साथ बरखा त्रेहान जी हैं। बरखा जी, आखिर जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो यह देखा गया है कि बॉलीवुड कूद पड़ता है और इस बार फिर हिजाब मुद्दे को लेकर बॉलीवुड कूद पड़ा है और इसमें जी पंगा कलाकार मैं कंगना की बात कर रहा हूं। हालांकि ऋचा चड्ढा, जावेद अख्तर और न जाने कितने और बॉलीवुड के नेता, अभिनेता, लेखक, साहित्यकार ये सब कूद पड़े हैं, आगे भी कूदेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में हिजाब और किताब को लेकर जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, एक विवाद सामने आया है, आपको लगता है कि ये किसी डिजाइन के तहत ये मामला सामने लाया गया है? डिजाइन के तहत हो रहा है। जैसे सीए प्रोटेस्ट जो है डिजाइन करी गई थी, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर ये भी लग रहा है। आप ये देखिए कि कितना विरोध कर रहे हैं यूनिफॉर्म का। किताब मिलती है बच्चों को पढ़ने के लिए, लड़कियां स्कूल में जाएंगी और उनके लिए एक ड्रेस कोड होता है। वो सभी, इसमें रिलीजन तो आ ही नहीं सकती, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक धर्म का पालन करना है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहननी है। अब आपको स्कूल में जाके पढ़ाई लिखाई करनी है, लेकिन आप धर्म का पालन अपने घर में करिए, घर में जो मर्जी पहनिए, कोई नहीं आपको रोक रहा, कोई नहीं टोक रहा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे इस तरह से क्रिएट की जा रही है, टूल किट्स नई से नई जारी की जा रही है, इस मुद्दे को पूरे को पॉलिटिसाइज किया गया है। करोड़ों रुपए में ट्वीट्स बिक रही हैं, यहाँ पर इतना पैसों का इन्फ्लो सिर्फ देश में एनार्की, अनरेस्ट फैलाने के लिए किया जा रहा है, उसके लिए सभी को यूज किया जाता है। ये सेलिब्रिटीज जो कूद रहे हैं, डम हेड्स हैं, इनको कुछ भी नहीं पता कि कितनी, क्या यही लोग हैं जो विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं और हिजाब पहन करके लड़की अपना फेस कवर करके जा रही है। आज 21वीं सदी में हम रह रहे, कौन से विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? यही लड़की साइंटिस्ट बनती है, यही लड़की स्पेस में जाएगी, यही लड़की किसी और को काम सबमरीन में जाएगी, तो क्या बुर्का या हिजाब पहन के जाएगी कि उनकी कोई एक जो ड्रेस होती है उसको पहन के जाएगी? तो कमाल है, आप रोड़े अटकाने बंद करिए महिलाओं के काम में, उनको आगे बढ़ने दीजिए। आप लोग खुद तो वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा सारा दिन लेकर के झुलाते रहते हो। अब जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, हम कह रहे हैं कि हिजाब उसके खिलाफ है, लड़कियों को आगे बढ़ने दीजिए, लड़कों को रोकिए नहीं। एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी लड़कियों की उम्र को 21 वर्ष कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि लड़कियां पढ़ें, अपने डिसीजन लें, अपनी लाइफ में आगे करियर बनाए। दूसरी ओर ये हिजाब पहन करके कौन सी मानसिकता दर्शाता है? जी, कौन सी मानसिकता दर्शाता है? बरखा जी, हमारे साथ शाइस्ता जी का कनेक्शन जुड़ चुका है। शाइस्ता जी, आवाज आ रही है?
जी मैं सुन रही हूँ भाई जी साहब। शाइस्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या हिजाब इस्लाम का चिन्ह है? क्या ये धार्मिक चिन्ह है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ शाइस्ता जी, मेरा सवाल ये कि कुरान शरीफ में क्या हिजाब और बुर्का के लिए कोई आयत लिखी गई है? जी ये दोनों चीज़ों को बता रही हूँ। ये हर मज़हब, हर समुदाय को हमारे संविधान ने इजाज़त दी हुई है आर्टिकल 21-25 में कि अपने अपने संस्कार अपने तरीके से करो, और हिजाब अलग है और स्कार्फ अलग है। और कुरान शरीफ में हिजाब को लेकर के ये कहा गया है कि तुम अपने चेहरे को, अपने बॉडी को एक चादर से ढांक लो ताकि तुम एक सब और शालीन लगो और दूसरे लोग तुमको सम्मानपूर्वक देखें। आप देखिए, अगर हम लोग असब और अश्लीलता के ड्रेस पहन करके बाज़ार में निकलेंगे तो वो सम्मानपूर्वक है, या एक सब शालीनता से साड़ी पहन करके, शलवार सूट पहन करके, या हम सर ढांक करके रह जाएंगे तो वो कितना सभ्य होगा कि हम असभ्य तरीके से अश्लील और अमर्यादित वेशभूषा में रहेंगे, जो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं कहती है। हमारी भारतीय संस्कृति सब और शालीनता और मर्यादा के साथ में रह करके ये ही मसला स्वीकार करती कक्षा है। और विद्यालय, तो इसलिए, और ये हिजाब, मसला हिजाब का शाइस्ता जी, जिक्र, ये मसला स्कूलों कुरान का, शरीफ में कॉलेज का हिजाब का है। जिक्र है। न दीजिए कि हमने क्या पहन के कहाँ जाना है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए वहाँ कॉलेज पे में महिलाओं को ये नहीं सिखाया जा रहा है उन्होंने क्या पहनना यूनिफॉर्म होता मैं है। समझ सकती हूँ, डेकोरम मेंटेन करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, बरखा जी, कैसा करें। शाइस्ता जी का लेकिन जवाब ले बाजार लेते हैं। में- बरखा जी, बाजार में शाइस्ता जी क्या का करेगा? जवाब ले आप लेते बोलिए, हैं। करेगा। बरखा या जी, तो आप बोलिए, बरखा तो जी, मैं उड़ जा रही हूँ। शाइस्ता जी नहीं, का मैं जवाब, उड़ जा रही हूँ। शाइस्ता आप जी ही का जवाब बोलिए। लेते हैं। मैं शाइस्ता बंद जी, कर दे रही हूँ। शाइस्ता जी, आप आप बोल अपनी लीजिए। बात पूरी करें। शाइस्ता जी, अपनी बात आप पूरी करें। जी देखिए, ये हिजाब पहनना या अपने को ढाक ओढ़ करके रहना वो एक चॉइस है। इस्लाम का एक शरई एक कानून या हुक्म नहीं है। ये कहा है कि तुम अपने को सब और शालीन चादर से अपने को ढाक लो। तो ये एक चॉइस है, किसी की चॉइस है, किसी की नहीं है। और कोई अब शिद्दत में आ जाए और इसमें ही आ जाए कि नहीं मुझे पहनना ही है। अगर क्लास में एक ड्रेस कोड है तो आप क्लास में पहनिए, लेकिन अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रही हैं लड़कियां तो वो जीन्स पहन रही हैं, जीन्स पहने। साड़ी में जा रही हैं कॉलेज, साड़ी में जाएं। शलवार सूट में, शलवार सूट में जाएं। कोई भी लड़की अगर जा रही है तो वो उसके अपनी चॉइस है। तो वो स्कार्फ ऐसा कुछ नहीं कि किसी के रूल या किसी के नियम या किसी को कंफर्टेबल ना लगे या किसी को रूल को तोड़ रही है। आप ऐसा शाइस्ता जी, आप मानती हैं? ये हिजाब, शाइस्ता ये जी, स्कार्फ, शाइस्ता जी, ऐसा कोई ड्रेस नहीं है। शाइस्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, जी। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि एक प्रायोजित सोची समझी साजिश के तहत इन बच्चियों के समूह ने स्कूल में हिजाब पहनकर गई? क्योंकि स्कूल प्रशासन कह रहा है इसके पहले ये कभी पहनकर नहीं आई, और अगर ये 5-6 लड़कियों का झुंड स्कूल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और स्कूल के दरवाजे पर यानी कि मुख्य द्वार पर उन्हें रोक दिया जाता है, तो आपको लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए, जहाँ तक मैंने आपके सम्मानित चैनलों में और दूसरे चैनलों में और अखबार में मैंने पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वो लड़कियाँ कह रही हैं कि मैं पहले से भी आ रही थी और मैं हिजाब अपनी उतार देती थी तब क्लास जाती थी। तो जब स्कूल मैनेजमेंट को कोई इतराज़ नहीं था, ये अचानक एक विवाद उठा। और आप और हम जब कॉलेज में पढ़ते होंगे कभी, तो हमारे साथ में बहुत सारे बेंचर्स होते थे, जो लोग बच्चे होते थे, वो सब साथ में टिफ़िन लेते थे, साथ में सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चाएं करते थे। कभी एक दूसरे से कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता था। ये एक नियोजित प्लान था, अचानक नहीं हुआ है। ये एक प्लान था, और ये चुनाव को लेकर ये बांटो, चुनाव को लेकर लड़कियों को, चुनाव को लेकर मुस्लिम लड़कियों को उसका हिस्सा बनाया गया, ये आप भी मानती हैं? आखिर ब्रेन वॉश किसने किया होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे देश के बेटे, हमारे देश के वो भी बेटे थे और बेटियां जिनको
जिनको अदर ड्रेस, वो अदर कलर के कपड़े पहनाए गए, और हमारे देश की वो बेटियां थी जो हिजाब में थी। ये जी। अच्छा नहीं, शर्मनाक है। ये दोनों तरफ के कपड़े जी, हिजाब और किताब, शर्मनाक जी, शिक्षा केंद्र में हिजाब और किताब को लेकर ये विवाद। शाइस्ता जी, हाथ में किताब पहले जरूरी है, हाथ में किताब होगी तो ज्यादा बेहतर भविष्य बना पाएंगे। जी हाँ, शिक्षा जरूरी है। शाइस्ता जी, आता हूँ आपके पास। शाइस्ता जी, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास फिर आता रहूंगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कई सवालों के साथ आऊंगा। शाइस्ता जी, हमारे साथ रेखा अग्रवाल। जी हाँ, रेखा जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये सारा मसला अब अदालत की देरी पर है। अदालत का ऑर्डर क्या आएगा, उससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, रेखा जी, कह दिया है कक्षा में न हिजाब न भगवा। बिल्कुल सही कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक ये केस का फैसला, निर्णय नहीं कर देती हाईकोर्ट, तब तक एक सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर है, अंतराल के अंदर ऑर्डर पास किया है कि जब तक ये मुद्दा फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता कि क्या हिजाब इस्लाम का एक अहम हिस्सा है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, कानून के अंदर जो इसको इस कसौटी के ऊपर देखना है कि अगर कोई भी धर्म के अंदर कोई भी रीति फॉलो करना चाहता है, जैसे अगर यहाँ पे मिसाल हो, अगर सिख धर्म का मिसाल दे रही हूँ, सिख धर्म के अंदर लड़के जो हैं वो पटका या पगड़ी पहनना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो सिख धर्म का एक अहम हिस्सा है। किरपान, जिसको छोटी सी तलवार की तरह होती है, वो किरपान भी जो उनके धर्म का एक अहम हिस्सा है। तो अब कर्नाटक हाईकोर्ट को इस बात का फैसला करना है कि क्या जो हिजाब है वो इस्लाम का अहम हिस्सा है या नहीं है। अगर है तब देखना पड़ेगा कि क्या अगर अहम हिस्सा है तो आर्टिकल अनुच्छेद 25 के तहत क्या लड़कियां जो अगर हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती हैं तो स्कूल उनको कैसे रोकती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए अभी यही होगा, सबके इंटरेस्ट के अंदर यही रहेगा कि जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं अराइज हो और स्कूल के अंदर तसल्ली से, शांति से बच्चों की पढ़ाई हो। यहाँ पे मसला पढ़ाई का है, यहाँ पे धर्म का मसला नहीं है। धर्म जो है वो बाद में आता है, अब सबसे पहले संविधान आता है। संविधान कहता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो भी एक संवैधानिक अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चे बच्ची को पढ़ाई करने का अधिकार है। अपने संवैधानिक अधिकारों को आप अगर इम्पोज करते हैं और किसी और के संवैधानिक अधिकार उसके अंदर चले जाते हैं तो ये संविधान उसकी इजाजत नहीं देता है। तो अगर कोई भी हमारी मुस्लिम बेटियां जो हैं, अगर वो हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती हैं, वो उनको तब तक जाने की अनुमति नहीं है जब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का लार्जर बेंच का निर्णय नहीं आ जाता। और लोग सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं। कुछ बदनीति के लोग जो है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई सो कॉल्ड रिलीजियस हेड्स हो, वो आपके कंधे से बंदूक चला रहे हो और कुछ नहीं। ये चुनावी मामला है। आपको अपनी बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आखिर के अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट ये फैसला देती है कि नहीं, हिजाब एक एसेंशियल अहम हिस्सा है इस्लाम का, तो आप शौक से पहनिए, पर अभी नहीं पहन सकते। अंतराल के अंदर कोर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम एक रूल ऑफ लॉ सुप्रीम हो। रेखा जी, एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा, जो कि इस समय लाखों करोड़ों दर्शक ये कार्यक्रम देख और सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे समझना चाहूंगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हम अभी नहीं सुनेंगे। ये कार्रवाई उच्चतम न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय में चल रही है। हम नजर बनाए रखें, उचित समय आने पर हम फैसला करेंगे। तो इसको आप समझाएं कि लार्जर बेंच के सामने कर्नाटक अदालत में यह मसला चल रहा है, उचित समय क्या है और हम नजर बनाए रखें। ये दोनों बातों को आप जरा समझाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के लिए यह साफ साफ हो जाएगा कि आखिर अदालत के चश्मे से अदालत इसे कैसे देख रही है, वो भी देश की सुप्रीम अदालत। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट शब्दों में यही मामला है। बेंच का मतलब कि 3 जजेस हैं,
क्योंकि जब पहले जो सिंगल बेंच के सामने जब ये मैटर चल रहा था, उनका यही कहना था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला उनको करना है, क्योंकि ये लोगों की आस्था के ऊपर जो है और एजुकेशन के ऊपर दोनों चीजें, और साथ साथ जो संविधान है, कुछ ऐसे मसले हैं जो संविधानिक भी होते हैं, आस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं, इन सारी चीजों का अगर हमको निर्णय लेना है और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसलिए जो मामला है वो सिंगल बेंच से लार्जर बेंच के ऊपर चला गया, यानी कि 3 जजेस के ऊपर चला गया। अब एक तरफ तो जो ये पूरा मामला है वहां पर विचाराधीन है। अब किसी स्टूडेंट्स ने जब ये इंटरिम ऑर्डर पास किया, अंतराल के अंदर जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि जब तक ये पूरा निर्णय नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति मेंटेन करिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कानूनी भाषा में स्टेटस को यथास्थिति रखिए, एज इज वेयर इज रखिए। आप ना तो हिजाब पहनिए, अभी फिलहाल के लिए हिजाब मत पहनिए क्योंकि वो आपकी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के बाहर है। तो उस जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसे ही रहना है। परंतु कुछ जो स्टूडेंट्स थी वो अभी उसका बेसब्री से कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आए बगैर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गई, और सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा, देखिए अभी कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने जब मामला विचाराधीन है तो शांति रखिए, कोर्ट की जो तो शांति रखिए, कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसके अंदर विश्वास रखिए, सब्र रखिए, और सब्र से अगर फैसला जब आ जाता है उसका इंतजार करिए, तब देखेंगे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम भी उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः उसका संज्ञान लेना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, वो उसका भी या तो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो लार्जर बेंच का फैसला है उसको कोई भी पार्टी जो है जिसके हक में ये फैसला नहीं जाता, चाहे वो स्टेट है चाहे वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई भी उसकी चुनौती देना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी चुनौती दे सकते हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है। जी रेखा जी, लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट नजर बनाए रखे है। जी हाँ, लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी, जी हाँ कक्षा की लड़ाई, जी हाँ कक्षा में हिजाब पहनकर जाने की जिद सड़क पर उतर आई, सरहद पार पहुंच गई। जेके त्रिपाठी साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी त्रिपाठी साहब, रेखा जी जब कह रही थी तो आपकी उंगली उठी थी। मैं आपसे एक और सवाल जो आप कहना चाहते थे उस जवाब के साथ मेरा सवाल आपसे यह है कि हिजाब को लेकर क्या ये पाकिस्तान की साजिश वाया हिजाब इंडिया में आना चाहती है? देखिए ये पाकिस्तान की साजिश तो है ही, मैं तो पहली बात का जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान की ये साजिश है, इसमें कोई शंका नहीं है कि अपने घर में आग लगी हो, दूसरे को ताना दे रहे हो कि तुम्हारे घर में ठीक नहीं चल रहा है। ये बात मैं आपको बताऊं कि करीब मेरे ख्याल से 22-25 साल पहले मैं तुर्की के एक बहुत अच्छे समाचार पत्र के संपादक से मिला था। तो उस वक्त एर्डोगन का टाइम नहीं था, उस वक्त कोई लेडी ही वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, और वो जो संपादिका थी वो एकदम वेस्टर्न आउटफिट में थी, स्कर्ट वगैरह में। तो मैंने वैसे पूछा कि आपके यहाँ क्या कैसा इस्लाम कैसे इसको वो करती हैं, एडजस्ट करती हैं अपने ड्रेस कोड को? उनका बड़ा सीधा उत्तर यहाँ तुर्की में ये कि अगर आज के हजरत मोहम्मद साहब होते आज के दिन तो वो क्या निर्णय ले, क्या तब भी वो यही कहते अब आ जाता 16 साल पहले? तो उसके हिसाब से प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। अब दूसरी चीज मैं ये एक चीज कहना चाहूँगा, जब मैंने आज की बात पे हाथ उठाया था वो ये कि मैं थोड़ा सा उसमें और करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता धार्मिक होती है, लेकिन आपकी धार्मिकता जरूरत नहीं होती, पर भी कुछ प्रतिबंध लगते हैं। मस्जिद में हिंदू वो करके तिलक लगा नहीं जा सकते, मंदिर में मुस्लिम नहीं आता है आजादी से। सुप्रीम कोर्ट में भी आप कोई भी महिला वकील बुर्का पहन के नहीं जा सकते। चोटी की बात होती है कि चेहरा क्या, और यही चीज में हो। स्कूल में आप अगर नकाब जा रहे तो उसमें क्या होता है, अगर बच्ची एग्जामिनेशन क्या पता इन्विजिलेटर पता करेगा कि वही बच्ची है जिसका कार्ड, तो चेहरा दिखना चाहिए।
नहीं, गुरुकुल में जो टीचर्स जाती हैं वो मंगलसूत्र पहनती हैं, मांग में सिंदूर भर के जाती हैं, तो वो भी तो एक ये दर्शाता है कि ये किस धर्म की हैं। आप उसको मना कर दीजिए कि आप मंगलसूत्र मत पहन के आइए, आप सिंदूर में आप मांग में सिंदूर मत भर के आइए, आप जो है चूड़ा मत पहन के आइए। और बात अगर हो रही थी अभी, बात हो रही थी कि अगर मोहम्मद साहब होते तो क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ अगर श्री राम जी होते तो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक लड़की के पीछे हजारों लड़कों की फौज भगवा पहनकर एक लड़की के पीछे लगे हुए हैं, ये श्री राम का जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो ये श्री राम जी होते तो ये कहते हैं कि हाँ हमारे नाम का नारा लगा के एक लड़की के पीछे पड़ जाओ। ये कौन सा धर्म निभा रहे हैं ये आप लोग, कौन से धर्म की बात हो रही है ये कि एक लड़की के पीछे हजारों लड़कों की टोलियां भगवा पहन के। और बात ये है कि ध्रुवीकरण की लड़कियां पहले से हिजाब पहनती रही हैं, जहां तक हमें पता है। बाद में स्कूल ने परमिशन नहीं दिया हिजाब पहनने की, और ये भगवा जो बाद में पहना है, भगवा पहले कोई पहन के नहीं आता, भगवा बाद में पहनकर आए हैं, भगवा बाद में पहन के आने के बाद ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई है। ये भगवा पहनने के बाद ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई है। पहले कोई भगवा नहीं पहन के आता था, पहले कोई पहन के नहीं आता था। हमारा संविधान हमें इजाजत देता है आर्टिकल 25 में, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा। और पाकिस्तान में क्या होता है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें पाकिस्तान रोटी नहीं देता, हमें पाकिस्तान कपड़े नहीं देता, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें हमारे देश से एक राजनेता बैठकर भगवा पहनकर राष्ट्र चला सकता है, देश चला सकता है। तो क्या लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती, शिक्षा नहीं ले सकती? और बात रही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, मैं कहती हूँ स्कूल जाने के लिए किसी सिख भाई की पगड़ी उतरवा दोगे आप उतरवा दीजिए, आप उतरवा दीजिए और मुझे बताइए, उतरवाइए पगड़ी आप किसी सिख भाई को और बोलिए जाए स्कूल, पगड़ी उतार के जाए। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ये फंडामेंटल राइट है, अगर वो पगड़ी पहनते हैं तो उनकी अपने धर्म की आस्था है, और अगर लड़कियां हिजाब पहनती है तो ये हमारे अपने धर्म की आस्था है। आप कौन होते हैं यहाँ पे हिजाब उतरवाने वाले? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप हिजाब उतार के जाए? इस मुद्दे को आप लोग टू पीस बिगनी पहनने वालों को सपोर्ट करते हो, टू पीस बिगनी पहनने वालों को सपोर्ट करते हो, फुल ढकी हुई औरत का समर्थन नहीं करते, वो कहते हो गलत है। पहले बुर्के वाली महिलाएं मस्जिद तो आज तक पहुंच नहीं पाई, उन्हें स्कूल क्यों जाना है बुर्के में? स्कूल में बुर्के में जाए, बिना बुर्के में जाए, कभी मस्जिद में जाके देखा? बुर्के में स्कूल कौन जा रहा है? क्लासेस बुर्के में नहीं करती वो, पहले मैडम जानकारी आप हासिल कीजिए। बुर्के से स्कूल तक जाती है, क्लास में बुर्का उतार देती है, बात सिर्फ हिजाब की हो रही है, उसमें आइडेंटिटी नहीं छुपाई जा रही है। क्या आप पूरा फेस कवर करके आइडेंटिटी छुपाओगे? आइडेंटिटी छुपाने की कोई बात नहीं हो रही है। आप लोगों को मुसलमान आप लोगों के लिए एक ऑक्सीजन है, मुसलमान आप लोगों के लिए ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन के बिना तुम सभी संघी सांस नहीं ले सकते ना, ऐसे ही मुसलमान आपके लिए ऑक्सीजन है। सुबह दोपहर शाम मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कोई ना कोई राजनीति करनी होती है, इलेक्शन आता है तो मुसलमान, 3 तलाक हुआ तो मुसलमान, 3 तलाक हुआ तो मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है भाइयों आप लोगों को, मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है, आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो मुस्लिम महिलाओं को, सारी हिजाब वाली महिलाओं के लिए आरक्षण दीजिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलती हूँ, इतनी फिक्र है अगर कि वो कहते हैं कि पर्दे में रख के ज्यादा जबरदस्ती के साथ जुल्म किया जा रहा है, तो मैं कहती हूँ आरक्षण दे दीजिए सारी हिजाब वाली औरतों को। देखिए नौकरी करती है नहीं करती है, आप दीजिए उनको स्वतंत्र का अधिकार। बात करते हैं आप किस तरीके के कौन से दुनिया में जी रही हैं आप घूंघट करिए, आपको कोई मना नहीं करता, आप घूंघट कीजिए, आपको कोई मना नहीं करता, आप भगवा पहनिए, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन ये कौन सी आपकी आस्था है जो एक लड़की के पीछे भगवा पहन के हजारों की गीदड़ों की फौज जाती है और जय श्री राम के नारे लगाती है? लड़की तो बोलेगी अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेंगे, हाँ हमें कोई नहीं रोक सकता बोलने से। तुम लोग जय श्री राम का नारे लगा के मार देते हो लोगों को। कौन सा जय श्री राम बरखा जी, बरखा त्रेहान शबीना जी, बरखा त्रेहान शबीना जी, बरखा त्रेहान शबीना जी, मुझे ऐसा लगता है शाइस्ता अंबर जी, शाइस्ता अंबर जी, इस समय आपकी दखलंदाजी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप पर एक बहुत बड़ा जिम्मा भी है कि आखिर इस्लाम क्या सोचता है,
कुरान पाक शरीफ क्या कहती है, क्या आयात को लेकर उसमें सारी बातें हैं क्या? शाइस्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, जी हाँ, इस हिजाब मसले पर जहरीले और भड़काऊ बयान की एंट्री तो हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM के विधायक महाराष्ट्र के मालेगांव में कहते हैं, बेपर्दा अगर करने की कोशिश की तो इसका पलटकर तुम्हारे बेटियों पर आएगा, तुम्हारी बेटियों पर आएगा, यानी समझ जाओ। तो इस तरह से धमकाना, इस तरह की बातें करना आपको लगता है लाजमी है? गंगा जमनी तहजीब रह पाएगी? देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती इसी में है, जो हमारे देश की सभी धर्म व समुदाय की अपनी अपनी ड्रेस कोड है, और उसी ड्रेस कोड में हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं और राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। और रहा स्कूल में, स्कूल की एक ड्रेस होती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी मर्जी से, चाहे वो जीन्स में जाए चाहे साड़ी में जाए। दूसरा, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इतना विवाद किस लिए हो रहा है, किस लिए विवाद हो रहा है इतना? ये विवाद को मैं समझती हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये स्कूल के मैनेजमेंट को इसको अपने आप से तय कर लेना चाहिए था। ये जानबूझ करके हिजाब को लेकर के, नकाब को लेकर के और इस तरह की बातों को लेकर के उठाया गया है, ये बात ठीक नहीं है। और हम जैसे लोग अगर इस तरह महिलाएं आपस में झगड़ा करें, आप गूगल सर्च करिए भाई साहब, जिन महिला ने, हम बहन ने हमसे ये डिबेट पूरे आपके नेशनल चैनल में कहा है कि मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, पहले उनसे कहिए मैं शाइस्ता अंबर मैं बैठी हूँ। अब वो गूगल खोलें और गूगल खोले में शाइस्ता अंबर मस्जिद दिखाएं। शाइस्ता अंबर की मस्जिद है, उसमें सारे धर्म और समाज के राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। 26 जनवरी और राष्ट्रीय गान होता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आके हमारे प्रोग्राम में आते हैं। मस्जिद हमने बनाई है, औरतें भी आती हैं नमाज पढ़ने, मर्द भी आते हैं, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब आते हैं। आप गूगल सर्च करिए और बात मत करिए, मैं सबकी बात कर रही हूँ। कौन? आप पढ़िए पहले, आपको जानकारी नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़िए और सुनिए। नहीं, आप बात नहीं, आप अभी चुप रहिए, अभी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अभी चुनाव था तो हिजाब की कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई है। अभी थोड़े दिन पहले सुन्नी आप ले आए थे, आप लोग हर बात में अपने आप को बेफिजूल देखिए मनीष जी, इस तरह बात नहीं कर पाऊंगी मैं अपना काम छोड़ के आई हूँ। बरखा जी, मनीष जी, मैं ऐसी बात नहीं कर पाऊंगी। शाइस्ता जी, बरखा जी, मुझे वो फिल्म के गाने की लाइन याद आती है, बरखा रानी जमकर बरसो। लेकिन ये लोकतांत्रिक मंच है, इंडिया का सवाल है, बहुत गंभीर बहस है, गंभीर बहस में बरखा जी गंभीर बहस है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा इतना गंभीर है, और आप लोगों के बयान और आप लोगों की इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मैंने शो चलते हुए इस बात का फैसला लिया कि शो में आज ब्रेक नहीं लिया जाएगा। तो बगैर ब्रेक के इंडिया का सवाल जो चल रहा है, समय कीमती है, आप लोग अपनी बात वही रखें, सोचे वही जो आप बोल सकें, और बोले वही जिसका आप जवाब दे सकें। ये इंडिया का सवाल है। बरखा जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान की बात ना किया करें। हम लोगों को पाकिस्तान, मनीष जी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने स्टार्ट किया, आप कह रहे हैं कि महिलाएं, पाकिस्तान की बात हम लोगों को पसंद नहीं आती है। मनीष जी, पाकिस्तान की बात हम लोगों को पसंद नहीं आती है। पाकिस्तान हमारी चॉइस नहीं है, हमारी चॉइस भारत है, और पाकिस्तान हमारी चॉइस नहीं है। पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत इस्लाम को मानने वाले लोग सारी दुनिया में ये मानते हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पे मुसलमान वाहिद मुसलमान, जहां वो ये मानता है कि इस मुल्क में उसकी भी भागीदारी है। इसीलिए गंगा जमनी तहजीब को भारत में जगह दी जाती है, यानी कि हिंदू मुसलमान, ठीक है वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया में अगर मुसलमान कहीं वाहिद है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो भारत मुल्क है। बरखा जी अपनी बात करें तो मैं शाइस्ता जी के पास जाऊं। जी मनीष जी, मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहती हूँ यहाँ पे सभी को कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने दें, उनमें रो ना बने,
जो महिलाएं, बच्चे, बच्चियां जो भी पढ़ने जा रहे हैं, उनके हिजाब क्यों होना चाहिए? इस कंट्रोवर्सी पे जो भी लिख रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, इसके अगेंस्ट होना चाहिए। वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, मैं ये कतई नहीं कह रही कि वो इस धर्म से है या उस धर्म से है, लेकिन हमें महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए। और हिजाब या बुर्का एक रोड़ा है, लेकिन ये अभी चुनाव के टाइम पे ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। जी, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है बरखा जी? इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता जो है सब जानती है, और जनता जानती है बेपर्दा करना, और इसके लिए इंतजार 10 मार्च तक करना होगा। बरखा जी, मैं आऊंगा आपके पास। शाइस्ता जी आप अपनी बात पूरी करें तो मैं रेखा अग्रवाल जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जाऊं। शाइस्ता जी, इंडिया का सवाल का ये मंच अब आपके लिए। पहली बात तो ये मैं आपसे बताऊं, हमारे कल ही आप अगर हमारे यहाँ लाइव के लिए किसी को भेज दिए और देखिए, तो हम महिलाओं के मस्जिद के लिए जो हॉल बन रहा है उसमें महिलाओं से ही हम फाउंडेशन स्टोन रखवा रहे हैं, जिसमें सभी मजहब और मिल्लत की औरतें रहेंगी। दूसरी ये कि हमारा देश, हमारे खाना पीना, व्यापार, हमारी पूजा पाठ सब हमारे हिंदू भाई मुस्लिम सब एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। चंद लोग ये हिजाब को मुद्दा और वो सेफ्रॉन कलर को मुद्दा बना करके नए पढ़ने वाले बच्चों को, युवाओं को लड़ाया है। ये एक साथ टिफिन खाते थे, एक साथ सब्जेक्ट शेयर करते थे, एक साथ होमवर्क शेयर करते थे, एक साथ बातें करते थे। आज एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। ये साजिश है, ये सिर्फ साजिश है, और ये शिद्दत पसंदी और कट्टरता नहीं चलेगी इस देश में। हम और आप इसको हमेशा रोकते रहे हैं और रोकते रहेंगे। और जब संविधान बना था तब सिखों ने कहा था कि हमें कटार, केश, कड़ा और कंघी और पगड़ी मिलेगी। लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जब संविधान बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उसी टीम में शामिल थे। उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी कुछ मांगना है जैसे सिखों ने मांगा है, केश, कड़ा, तलवार और कड़ा और कंघा और पगड़ी? तो उन्हीं ने कहा मैं संविधान है और मेरा संविधान मुझे राइट देगा कि मुझे कैसे रहना है, मुझे अपने देश के लिए ये चॉइस हमारी भारत है, ये भारत हमारी चॉइस है, हमारी कोई चॉइस नहीं है। शाइस्ता जी, एक देश एक निशान एक विधान, यही भारत का नया नारा है। बरखा जी, एक छोटा सा रिबटल। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक विधान, एक राष्ट्र, एक निशान पर आप अभी भी रुक गई। शाइस्ता जी, मैं आऊंगा आपके पास। बरखा जी, आप अपना रिबटल दे तो मैं रेखा जी के पास जाऊं। देखिए, हम सबको इकट्ठे होकर के हिजाब के अगेंस्ट, बुर्का के अगेंस्ट, इस्लामिक कंट्रीज की महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें नहीं पहनना हिजाब और बुर्का, तो भारतवर्ष में कैसे हो सकता है कि महिलाएं कहें? ये हमारी अपनी चॉइस है, हम पहनना चाहते हैं। दूसरे देशों में क्या हो रहा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। अगर हम अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं, अगर हम अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? आप जबरदस्ती बेपर्दा कर देंगी क्या किसी को? अरे अगर हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगर कोई खुल के चले तब कोई परेशानी है। स्कूल के अंदर एक ड्रेस कोड चलेगा। अरे ड्रेस कोड के लिए किसने मना किया है? अरे मैडम, आप समझ नहीं रहे हो, ड्रेस कोड के लिए किसी ने मना ही नहीं किया। सिर्फ शर्ट ढकने के लिए लड़कियां कह रही है कि हम हिजाब पहनेंगे। आपको लगता है पूरी जानकारी है नहीं। और जब आर्टिकल 25 हमें ये इजाजत देता है कि हम जो चाहे पहन सकें, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तो अपने घर के हिसाब से भी कुछ भी पहन सकते हैं। लॉ ऑफ लैंड का आप बोल सकते हैं, मैं लॉ ऑफ लैंड का वेट करूंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने का वेट करूंगी। अरे वेट कर रहे हैं बरखा जी, सारे मुल्क को इंतजार है, आप जो लोग यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आप उनको जाकर सिखाइए ना। सारे मुल्क को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। शबीना जी, इस समय रेखा अग्रवाल जी क्या कहती है उनसे सुन लेते हैं। रेखा जी, यूनिफॉर्म की आड़ में सियासत तेज हो रही है। जी हाँ, वन नेशन वन पीनल कोड, वन नेशन वन सिविल कोड। आपको लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड?
देखिए, वो दिन जब आएगा तो एक बहुत ही सुनहरा दिन होगा जब हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होएगी। हम एक देश की बात कर रहे हैं, एक विधान की बात कर रहे हैं और एक संविधान की भी बात करते हैं। तो एक संविधान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस संविधान के तहत हर धर्म के व्यक्ति को पूरा का पूरा संरक्षण है। हमारा जो संविधान है हर धर्म की इज्जत रखता है, हर धर्म की मर्यादा रखता है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म को पालन करते हो। भले आप नास्तिक भी हो, आपको जरूरी नहीं कि किसी भी धर्म में आस्था रखने की जरूरत हो। आप कुछ भी हो, सबसे पहले ये मत भूले कि भारत के नागरिक हैं और संविधान की इज्जत को रखिए और जो कानून है उसकी इज्जत रखिए। रूल ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम है। थोड़ा सा सब्र रखिए और अगर आखिर के अंदर अगर वो दिन आ जाता है कि हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश एक छोटा सा देश, एक सब कॉन्टिनेंट की तरह है, तो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो एक सुनहरा दिन होगा जहां पर ये इस तरह की जो धर्म निरपेक्षता की जो बातें हैं वो वाकई के अंदर रियलिटी के अंदर आ जाएगी। अभी धर्म की आड़ के अंदर लोगों की कंधों से बंदूक चलाई जा रही है। ये सिर्फ सियासी मामला बन गया है। सब अभी इलेक्शंस की वजह से अपनी रोटियां जो है वो सेक रहे हैं। इलेक्शंस खत्म होते ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा जब तक कोई नया मुद्दा नहीं आ जाता इस चैनल के ऊपर भी डिबेट करने के लिए। जी रेखा अग्रवाल जी, आपने, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सियासी मेहमान इस पैनल पर नहीं है, लेकिन अधिवक्ता जो होता है वो जानता है कि कब कहां कौन से मुद्दे को सामने लाकर अपनी बात रखनी है और एक दलील देनी है। तो मुझे ऐसा लगता है सियासी, मेरे सवाल में थोड़ा सियासी टिंज भी छुपा हुआ था और आपने उसको एड्रेस किया। रेखा अग्रवाल अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, शबीना खान सामाजिक कार्यकर्ता, बरखा त्रेहन। बरखा जी, फिल्म का वो गाना जरूर सुनिएगा। त्रिपाठी साहब हंस रहे थे जब मैंने उसका जिक्र किया था, तो इस शो के खत्म होने के बाद वो गाना जरूर सुनिएगा जिसमें आपके नाम का जिक्र है। बरखा त्रेहन, जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक और शाइस्ता अंबर जी। जी हाँ, आपने बड़ी विद्वता के साथ अपनी बातें रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगा, हिजाब रेफरेंडम के जरिए अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सबसे, जंग चल रही है, हिजाब पहले या किताब। देश की तरक्की के लिए मैं केवल यही कहूंगा, पहले किताब। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।